Good morning, dear students. Today we are going to start our second chapter of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे बेटा। पहला चैप्टर हमने रिसोर्सेज कंप्लीट किया है, संसाधन। ठीक है, तो उसके बारे में ये भी हमारे रिसोर्सेज हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन या मैन मेड होते हैं। तो उसको आगे हमने कैटेगराइज किया था, आगे क्लासीफाई किया था उनको। अब ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर देख लो, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारे, लैंड भी, सॉयल भी, वाटर भी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब एक बार इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम लैंड की। लैंड देखो, जो भूमि है वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करती है। और पता है आपको, लैंड जो है वो पूरी अर्थ के ऊपर 29% है। 29% जो लैंड है, 71% वाटर है। तो वाटर ज़्यादा है, लैंड हमारे पास काफ़ी कम है। और आपको पता है कि लैंड के यूजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लैंड के यूजेस हैं। चाहे वो हमने हाउसिंग करनी है, हाउस बनाने, घर बनाने हैं, रेजिडेंस के लिए फैक्ट्रीज़ बनानी है, ठीक है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री लगानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं, कुछ भी कह लो, हर एक चीज़ के अंदर जो है लैंड यूज़ होती है। वाटर के अंदर हम बहुत कम प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कर पाए हैं कि वाटर के अंदर कुछ ऐसा हम बना सके, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो हाउसिंग हो, तो वो बहुत कम है। सेकंड बात करते हैं सॉयल। सॉयल देखो, सॉयल, अब लैंड तो सारी होगी, मिट्टी भी सभी जगह, सॉयल भी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कितनी फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है, अनउपजाऊ है या उपजाऊ। उपजाऊ होगी तो हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब कहीं पे प्लेट्यूस हैं, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे डेजर्ट है। तो अलग अलग तरह की जो ये मतलब सॉयल जो है वो अलग अलग टाइप्स की मिलती है। और अलग अलग टाइप्स के अंदर अलग अलग तरह की वो नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हो आप, फार्मिंग कह लो, एग्रीकल्चर कह लो, वो अलग अलग तरह से की जाती है या यूज़ में ली जाती है। आगे देखिए वाटर। वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर की अगर हम बात करें, 97% जो पानी है वो ओशन के अंदर है, जो कि क्या है, सॉल्टी है। क्या है, सॉल्टी, ठीक है, खारा पानी है। तो खारा पानी होने की वजह से ओशन का जो वाटर है वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं। तो बात करते हैं 3% कह लो। 3% में भी मोस्टली जो वो आइस कैप्स के अंदर है, रिवर्स के अंदर है, जो बैक इन वहाँ ओशन में चला जाता है, अंडरग्राउंडिंग वाटर है, ठीक है, वो अलग अलग जगहों पे वो फ्रेश वाटर जो है हमें मिलता है, पीने योग्य पानी पाया जाता है। आगे देखिए, नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन हम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, जिसे प्राकृतिक या नेचुरल से आप समझ सकते हो कि ह्यूमन बीइंग का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ह्यूमन बीइंग इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, नहीं खाद डालता है, नहीं पानी देता है, नहीं प्लांटेशन करता है। यानी कि पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, अपने आप जो पानी वो ग्रहण करते हैं कह लो, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो नदियों के आसपास हो, और अपने आप जो ह्यूमस वगैरह, खाद वगैरह कह लो, या फिर मिनरल्स जो है वो ज़मीन से, भूमि से वो प्राप्त करते हैं और अपने आप ग्रो करते हैं। उसी को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि ह्यूमन बीइंग का कोई हाथ इसमें नहीं होता। अब वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है, यानी कि पेड़ पौधे हैं, जंगल कह लो, फॉरेस्ट कह लो उनको, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी मिलती है। जंगली जीव या वन्य जीव जो है वो पाए जाते हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। देखो, पहला है लैंड। तो लैंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लैंड आपको पता ही है, जो रॉकी क्रस्ट है, अपर लेयर है अर्थ की, जो रॉकी क्रस्ट है, यानी कि पहाड़ी या फिर ये कह लो उस तरह का एरिया, वो लैंड कहलाता है सारा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ये। कवर अप ओनली 29% ही कवर करता है, ठीक है। ऑल 4 पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल, यानी कि सारे ही पार्ट
यानी कि अर्थ के ऊपर सभी जगह जहाँ पे लैंड है वो रहने योग्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग जगहों पे पॉपुलेशन जो रहती है वो कम ज़्यादा है। ठीक है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो उसका मेनली रीज़न क्या है, या तो वो लैंड की वजह से है या फिर क्लाइमेट की वजह से। यानी कि लैंड जहाँ पे हैबिटेबल नहीं है, यानी कि हैबिटेट बनाने के लायक नहीं है, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं, या उबड़ खाबड़ है, या ज़्यादा जो ये कह लो कि अदर यूजेस की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। और क्लाइमेट की बात करें, एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे है, चाहे वो एक्सट्रीम हॉट हो सकता है या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड की बात करें, लद्दाख की बात करें, पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, ना के बराबर कह लो, थोड़े बहुत लोग जो है वो रहते हैं, बाकी एरिया मोस्टली बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, पहाड़ी भाग है। दूसरा हम देखें कि हॉट एरिया, यानी कि डेजर्ट की बात करें, हॉट डेजर्ट की बात करें, तो उसके अंदर हमारा जैसे थार डेजर्ट है, वहाँ भी सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, जैसलमेर जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं बस। हरियाणा की बात करें 450 प्लस हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब लैंड यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लैंड किस किस में यूज़ होती है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल हो सकते हैं, खेती कर सकते हैं, माइनिंग करते हैं, बिल्डिंग हाउसेस घर वगैरह बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं। ये मेन यूजेस हैं किसके? लैंड के। चलिए आगे, ये देखिए लैंड। ठीक है, देख रहे हैं आप, पेड़ पौधे भी हैं, कहीं पे फसल है, वो रोड दिख रहा है आपको। ये देखो, ये रोड दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, ये पौंड जैसा लग रहा है, पीछे तालाब जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये लैंड यूज़। देखो, लैंड यूज़ इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर लैंड यूज़ हुई है। ठीक है, खेती कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए, सॉइल की बात करते हैं। लैंड का जो अपर पार्ट कह सकते हो सॉइल, देखिए द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, ग्रेनी सब्सटेंस यानी कि जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा हो, या फिर वो फर्टाइल कह लो, जो अपर थिन लेयर होती है उसको हम सॉइल बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे उसके अंदर, यानी कि गले सड़े पत्ते मिल सकते हैं, पेड़ पौधों के गले सड़े जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके अंश मिल सकते हैं, उनके पार्ट्स मिल सकते हैं। मिनरल्स यानी कि जो खनिज लवण वगैरह, खनिज वगैरह उसके अंदर मिल सकते हैं। एंड वेदर्ड रॉक्स कौन सी होती है? यानी कि चट्टानें, जो टूटी फूटी चट्टानें हैं, उनका भी पार्ट्स इसके अंदर सॉइल के अंदर पाया जाता है। देखो, सॉइल बनती ही किससे है? रॉक से। किससे बनती है? रॉक्स से। रॉक्स की जो वेदरिंग होती है, यानी कि टूटती है जब चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, वही सॉइल बनाती है, मिट्टी बनाती है। सॉइल प्रोफाइल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये होती है भाई सॉइल प्रोफाइल। देख लो, बेस रॉक है, अपर लेयर है, ठीक है, ऊपर ह्यूमस की ये जो ह्यूमस कंटेन वाली जो ये लेयर है, ये काफ़ी फर्टाइल होती है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपकी नोटबुक के अंदर भी सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड जो ये पिक है वो बनवा रखी है, क्वेश्चन भी लिखवाए हुए हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स कौन कौन से, यानी कि मिट्टी को बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखते हैं। पहला है पेरेंट रॉक, क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है, पेरेंट रॉक वो होती है, यानी कि जिस तरह की चट्टानें उस एरिया के अंदर, उस एरिया के आसपास पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हीं को पेरेंट रॉक बोलते हैं, यानी कि उन्हीं से मृदा का या मिट्टी का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट भी जैसा होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, तो वो भी सॉइल के फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करता है।
उसके ऊपर प्रभाव डालता है। आगे देखते हैं अदर फैक्टर कौन से हैं। टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी होती है कि वहाँ पे किस तरह की जो लैंड की साइज शेप है, यानी कि माउंटेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, स्नोफॉल एरिया ज़्यादा है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल है, पेड़ पौधे हैं, टूटे फूटे पशु पक्षी, उनके अवशेष हैं, उनके बचे कुचे जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम लगा उसको, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, यानी कि कितने साल लगे उसको बनने में, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जितने मान लो पुरानी होगी मिट्टी, उतनी ही ज़्यादा वो क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा फर्टाइल होने की उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, क्लाइमेट हो गया, ऑर्गेनिजम्स, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, उसके बाद टाइम, ये हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो प्रोसेस चलेगी भाई सॉइल फॉर्मेशन, ये सॉइल प्रॉपर्टी उससे बनेगी, क्या क्या सॉइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ आएंगी, क्या क्या ख़ास चीज़ें उसके अंदर आएंगी, वो डिपेंड करेगा इन सब बातों के ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे कैसे हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करेंगे, डीकम्पोजर का काम करते हैं, टूटे फूटे गले सड़े पेड़ पौधे पत्तों को क्या करते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का डिग्रेड होना। डिग्रेड होना मतलब सॉइल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर कमी आ जाना, उनके अंदर जो फर्टिलिटी है मान लो उसका कम हो जाना। वो जो मान लो एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं या किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यूज़ करने लायक वो ना बचना, ठीक है। कैसे होगा, देखो सॉइल इरोजन हो सकता है, डिप्लीशन, ये मेन क्या है, थ्रेट हैं, मेजर थ्रेट हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो जैसे मान लो पहाड़ी एरिया, यहाँ से नदी बह के आ रही है, ठीक है, वो क्या करती है, इस पहाड़ के साथ से छोटे 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 क्या कण बहा के तोड़ के अपने साथ ले जाती है, इसी को बोला जाता है सॉइल इरोजन, ठीक है। ये बहुत ही एक ये कह सकते हैं मेजर थ्रेट है हमारे लिए, एक मुख्य समस्या कह सकते हो हमारे लिए है। तो अलग अलग जगह पे, कहीं पे पानी के द्वारा, कहीं पे हवा के द्वारा, देखो यहाँ पे देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों का ज़्यादा काटना। ओवर ग्रेजिंग, अति चराई, अति चराई का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, तो केमिकल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, यूज़ करना, और पेस्टिसाइड्स जो भी हम दवाई छिड़कते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र में हो गया अपना यूरिया, DAP, कुछ भी गलो, इनका ज़्यादा यूज़ करना। और पेस्टिसाइड होते हैं जो रासायनिक जो स्प्रे वगैरह दवाइयाँ वगैरह हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह के खरपतवारों को मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, किसी तरह की बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो ये हैं पेस्टिसाइड। आज के लिए हम इतने करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।